Hello students, how are you? I hope all students are fine. So today we discuss chapter 2nd and chapter 2nd का our topic is joint stock company. But before starting my topic, I want to share some information with you. देखो अभी जस्ट हमारे यूटी कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और यूटी का पेपर चेक करने पर एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो +1 C2 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों? क्या उनको +1 नहीं करनी है? क्यों पेपर अटेम्प्ट नहीं करते? जब ग्रुप पे स्पेशल इंफॉर्मेशन डाली जाती है इस डेट को ये पेपर है, उसके बाद भी आप लोग प्रॉपर सिंसियर नहीं हो। आप एक फॉर्मल वे में पेपर नहीं दे रहे हो जैसा क्लास में देते हो, इनफॉर्मल वे अडॉप्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सोचा है टीचर क्या करेगा। बेटा ये टेस्ट आप एक बात बताओ, आप जो 11th आप पढ़ रहे हो वो अपने लिए पढ़ रहे हो या टीचर के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, किसके लिए कर रहे हो? पहले तो आप अपने अंदर वाले मन से ये सोचो कि आप किसके लिए कर रहे हो ये सब। अगर आपको ये आंसर आता है कि भाई वो सब काम आप टीचर के लिए कर रहे हो तो फिर आपकी मर्जी, आप पेपर नहीं देते। लेकिन अगर आपके अंदर से ये आंसर आता है कि भाई पढ़ाई तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपना मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो फिर आप अपने अंदर वाले मन से ही सोचो कि आप पेपर क्यों नहीं देते। +1 C1 के बच्चा सिद्धार्थ, मैं उसके 3 बार फ़ोन करती हूँ तब जाके वो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करके मेरे पास पहुँच जाता है। ऐसा क्यों? क्या बच्चे की खुद की लाइबिलिटी नहीं है? क्या आप लोग क्यों सिंसियर नहीं हो? क्योंकि अगर आपके लोगों के या क्योंकि मैंने +1 C2 के बच्चों के पास, इंचार्ज के पास कॉल किया, तब भी कंप्लीट स्टूडेंट्स के पेपर नहीं आए। क्यों? बार बार क्वेश्चन अराइज हो रहा है। इट मीन्स मेरे स्टूडेंट्स ही केयरलेस है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे। फिर बेटा अगर पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों एडमिशन करा रखा है? टीचर्स क्यों एफर्ट्स आपके साथ कर रहे हैं? क्यों आपके पेरेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं? कुछ तो सोचो अपने और अपने पेरेंट्स के लिए। एफर्ट्स करो। एक अच्छा टाइम आपके पास 24 आवर्स है, बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, टीचर्स आपके साथ खड़े हुए हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, वो बच्चा तुरंत क्या करे? टीचर को फ़ोन करे, मैसेज कर सकता है, टीचर उसका डाउट हर हाल में सोल्व करता है। लेकिन फ़ोन ही नहीं करोगे तो टीचर कोई भगवान नहीं है जो दूर बैठा हुआ आपकी अंतरात्मा को रीड कर ले कि हाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, जब मैं 10 बजे मेरी लाइव क्लास होती है बच्चों का, मैडम 10 बजे तो हम सो के उठते हैं। भाई अगर आप तुम 12 बजे सो के उठ जाओ, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कब तक क्लास अटेंड करते हो, ये टीचर नहीं है। आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, 12 बजे सो के उठ रहे हो, इट मीन्स आप सिंसियर ही नहीं हो। ठीक है, जब क्लास अगर आपकी 10 o'clock स्टार्ट हो रही है तो हर बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को उस टाइम तक तैयार करें। और आप लोग खुद से सोचो किसका लॉस हो रहा है? आप लोगों का लॉस हो रहा है। दूसरा, इसलिए प्लीज मेरी होप है या मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि जब भी लाइव क्लास होती है अटेंटिवली हर बच्चा लाइव क्लास को अटेंड करे, +1 के बच्चे। क्योंकि एक तो आप लोग हमसे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हुए कभी और ना ही हम स्टूडेंट से हुए हैं, तो लाइव क्लास के थ्रू कम से कम इंटरेक्शन तो बनता है हमारा। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है हर स्टूडेंट से कि वो लाइव क्लास जरूर देखें या अटेंड करें। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब आप पेपर कंप्लीट करके फोटो क्लिक करते हो और मेरे पास सेंड करते हो तो फोटो बड़े अच्छे से क्लिक करो। हर बच्चा कैम स्कैनर डाउनलोड कर ले ताकि फोटो में क्लियरिटी आए, फिर मेरे पास सेंड करें तो मुझे पेपर चेक करने में भी आसानी रहती है। कई बार बच्चे इतना रफली पेपर फोटो क्लिक करते हैं कि मैं रीड ही नहीं कर पाती, तो मुझे चेक करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार स्टूडेंट्स इतने केयरलेस होते हैं कि एक ही क्वेश्चन की 2 बार फोटो क्लिक कर ली और एक ही क्लिक करना ही भूल गई। फिर मैं मैसेज छोड़ती हूँ, भाई ये वाला क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तब कहते हो सॉरी मैम हम तो भूल गए। ये किसकी मिस्टेक है? ये आप लोगों की है। भाई फोटो क्लिक करने के बाद वेरीफाई करो कि क्या मैंने सारे आंसर्स की फ़ोटो प्रॉपर क्लिक की है, उसके बाद ही टीचर के पास सेंड करें। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आपने बड़ी हेस्ट में कर दी, ये प्रॉब्लम थी तब मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी, ये तो इट मीन्स आप बहुत बड़े मिस्टेक कर रहे हैं। सो प्लीज़ फ़ोटो क्लिक करते समय इस चीज़ का भी सावधानी रखें। तीसरी बात,
बेटा आपका पेपर प्रॉपर केस स्टडी बेस आता है। अब तो चलो यूटी में सिंपल पेपर दिया था क्योंकि आपका फर्स्ट यूटी था +1 के स्टूडेंट्स का, तो हो सकता है मे बी +1 के बच्चों को प्रॉब्लम आए कि कैसे दिया जाता है कैसे नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूँगी, जो मैंने प्रोफेशन का क्वेश्चन दिया था 5 मार्क्स का, बच्चों ने क्या लिखा, प्रोफेशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के हेडिंग लिखे। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों ने कहा मैडम एक्सप्लेन वर्ड लिखा हुआ नहीं था, बट मार्क्स तो 5 थे। क्या 5 मार्क्स में आपका एक डेफिनेशन और ये हेडिंग मैंने लिख दिए तो क्या आपको 5 मार्क्स मिल गई? वर्ड लिमिट भी होती है, इतने वर्ड्स में हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ये भी मेंशन होता है। अगर आपने उस वर्ड लिमिट को नहीं देखते हो तो वो भी आपकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है। बेटा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट लिख के उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक डेफिनेशन की हो जाती है और 4 आप उसकी फीचर्स जरूर लिखोगे और हर फीचर प्रॉपर एक्सप्लेन होनी चाहिए। जब भी हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के नीचे जरूर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी बने। थ्योरी के पेपर में प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो। अगर आप मेरे सामने होते तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूटी में यही समझाती कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। नहीं हो तो भी मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर होते हैं तो सिर्फ 1 वर्ड या 1 लाइन में ही आंसर देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो बेटा आपको सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी होती, कभी भी हमेशा हेडिंग लिखो और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करो। 3 का है तो 3 हेडिंग लिखो, 4 का है तो 4 हेडिंग लिखो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, चाहे पेपर में लिखा हुआ है या नहीं। ओके, तो ये थी यूटी के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हमारा केस स्टडी आती है पेपर में और लाइन कोट करवाई जाती है तो केस में से लाइन अगर आपकी बहुत लंबी है, पूरी लाइन कभी लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं उस लाइन को कोट करती हूँ तो उस लाइन के 2 वर्ड स्टार्टिंग के लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो द राइटर है, फिर डैश डैश डैश, और उसी लाइन की लास्ट के 2 वर्ड लिखोगे। ये मेरी लाइन कोट हो गई। इस लाइन से मेरा जो हेडिंग बनेगा, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल रिस्क हेडिंग बना, तो फिर उसके बाद आप रिस्क, और फिर उसके बाद इस हेडिंग को क्या करोगे, रिस्क को एक्सप्लेन करोगे। यानी जब हम लाइन कोट करते हैं किसी केस में तो उस लाइन के 2 वर्ड डैश डैश, उसी लाइन के लास्ट के 2 वर्ड, उसके बाद अपना हेडिंग लिखो, इस लाइन से कौन सा हेडिंग बना, और उसके बाद उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ये पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होती है, इनको जरूर फॉलो करो। लर्न करना ही सब कुछ नहीं है, उस चीज लर्न की भी चीज़ों को आप लिखते कैसे हो ये बहुत मैटर करता है। ओके, आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जब नेक्स्ट यूटी होगा तो सभी स्टूडेंट्स इनको फॉलो करें और फॉर्मल वे में सिंसियरिटी से पेपर दें। चलते पेपर नहीं देना है, काम चलाओ पेपर नहीं देना है, ऐसा पेपर दे कि टीचर खुश हो जाए कि रियल में मेरे बच्चों ने तो बहुत अच्छा पेपर दिया है। इस टाइप की प्रेजेंटेशन करो, इस टाइप से पेपर दो। ओके, चलो मैं आप लोगों से या होप करती हूँ कि अगले टेस्ट में आप मुझे डिससेटिस्फाई नहीं करोगे, अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करोगे, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बेटा हम फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस 3 टाइप्स का होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर था, क्या तो उस प्राइवेट सेक्टर में 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस थे, जिसमें फर्स्ट आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड आपका क्या आता है, ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप और फोर्थ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा प्राइवेट सेक्टर का जो 5th फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आता है। उसके बाद ही हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। काफी लंबा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट डू मीन बाय द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसको कंपनी भी बोलते हैं। कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 का एक्ट फॉलो होता है इस पर। अब तो कुछ अमेंडमेंट हुई तो कंपनीज एक्ट क्या गया, कंपनीज एक्ट 2013 प्रेजेंट में ये फॉलो होता है। पहले जब बना था तो 1956। कहता अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 व्हाट डू मीन बाय द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी।
कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील इज कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. अगेन रिपीट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. पहला तो ये वर्ड है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law having separate existence and common seal is called joint stock company. कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह, उसकी मदर नहीं होती, उसके बर्थ नहीं होता, बट फिर भी एक कंपनी ऑल ओवर वर्क इज आल्सो परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन. एक ह्यूमन की तरह वो सारे वर्क परफॉर्म करती है. सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कहते हैं उसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको स्टैब्लिश करते हैं, इसलिए उसका अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस है. कंपनी कानपुर सिग्नेचर, इसकी कंपनी की कॉमन सील होती है. कॉमन सील का मतलब उसकी अपनी एक स्टैंप होती है, स्टैंप, ठीक है. तो कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है. जब भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो उसके ऊपर अपने स्टैंप लगा देती है, और जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी का स्टैंप लग जाती है तो ये माना जाता है कंपनी ने साइन कर दिया. परपेचुअल सक्सेशन एक वर्ड यूज किया गया है. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी में कॉन्टिन्यूटी रहती है. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी कंटिन्यूअस रन. कहते हैं मेंबर्स आते हैं जाते हैं, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअस चलती रहती है. सो कुछ वर्ड्स मैंने डेफिनेशन में यूज किए थे. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law having separate existence and common seal is called joint stock company. ठीक है. पीडीएफ वैसे तो मैं होप करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स बुक परचेज करें, फिर भी पीडीएफ के थ्रू मैं मैटर आपको सेंड करूँगी ताकि आप लोग वीडियो वॉच करने के बाद प्रॉपर उस मैटर को भी रीड करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. तो ये थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह सारे काम कर रही है, लेकिन हमारी तरह उसका बर्थ नहीं होता, मां नहीं होती. विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है. सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इट मीन्स उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है. हैव कॉमन सील, भाई कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती इसलिए उसकी अपनी एक स्टैंप होती है. जब भी कोई कॉन्टैक्ट करती है तो उस पर अपना साइन स्टैंप लगा दी जाती है तो उसके साइन ही माने जाते हैं. सो ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद आता है फीचर्स. कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या फीचर्स है. फीचर्स में फर्स्ट आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता क्या है. कहता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कंपनीज एक्ट 1956, और बेटा आजकल 1956 फॉलो नहीं होता, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो रहा है. ठीक है. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना क्या होता है, मैंडेटरी होता है. ठीक है. और जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है. कंपनी डू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम. कंपनी परचेज द प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम. कंपनी अपने नाम से शेयर खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, डील कर सकती है, कुछ भी कर सकती है क्योंकि कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है. कंपनी और उसके ऑनर दोनों सेपरेट पर्सन माने जाते हैं, दोनों सेम पर्सन नहीं माने जाते. जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंडू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप, ये इन तीनों बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसलिए इन बिजनेस की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, या ऑनर और बिजनेस दोनों को सेम माना जाता है. बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इन दोनों बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और जैसे इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है. और जैसे इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है तो बेटा ऑनर और ये कंपनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं. इट मीन्स कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और कोई भी काम कर सकती है. इसलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. कंपनी डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी परचेज एनी प्रॉपर्टी, द ओनर एंड द कंपनी बोथ आर द सेपरेट पर्सन. अगर ओनर
अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज कंपनी के वेलफेयर के लिए करता है तो कंपनी उसको पेमेंट करेगी, क्योंकि वो ओनर का एक्सपेंस है, कंपनी का नहीं। ठीक है, तो ये को बोला जाता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आई होप आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में। कई बार ऐसा ओनर होता है, ओनर मान लो बिजनेस से कुछ भी पैसे निकालता है तो आपने अकाउंट्स में सोचा होगा कि वो ड्राइंग्स होती है, पढ़ा होगा आपने, वो ड्राइंग्स है, क्योंकि वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं है। अगर ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कंपनी से कुछ पैसे निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है, वो कंपनी का एक्सपेंस ही नहीं है। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तभी होता है जब कंपनी और ओनर दोनों सेम पर्सन नहीं होते, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है, फिर वो अपने नाम से सारे काम करती है, ओनर लायबल नहीं होता किसी भी चीज के लिए। सेकेंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा मैंने डेफिनेशन में भी ये वर्ड यूज किया था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और यह लिख लीजिए। कहता कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज कंपनी का बर्थ नहीं होता है, उसकी कोई मदर नहीं होती है। ठीक है, और वो हमारी तरह सांस नहीं लेती है, बट कंपनीज आल्सो डू द वर्क जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग। प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, वैसे हमारी तरह वो सारे काम करती है। सो कंपनी एक नेचुरल पर्सन ना होकर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों कंपनी का एक ह्यूमन बीइंग की तरह बर्थ नहीं होता, उसकी मदर नहीं होती, बट कंपनीज आल्सो डू द वर्क ऑल द ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो वर्क परफॉर्म करती है। सो वी कैन से दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बैंक और कैश। कैश को तो किसमें कौन सा अकाउंट होता है? कैश आपका रियल अकाउंट। बैंक को किस अकाउंट में आप क्लासिफाई करते हो? पर्सनल अकाउंट में। बैंक को पर्सनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैंक को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह सारे काम करता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, डील कर सकता है, इसलिए बैंक को हम असेट्स नहीं मानते, बैंक को हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं। जितनी भी हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट में आती है, इसलिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक पर्सन की तरह सारे काम करती है, लेकिन बस उनका एक ह्यूमन बीइंग की तरह बर्थ नहीं होता, इसलिए हम उनको नेचुरल पर्सन ना कर आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। थर्ड, रजिस्ट्रेशन। भाई अगर कोई पहले कंपनियां थी तो हर कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था। बट अगर हम आज की तारीख में कोई नई कंपनी ओपन करना चाहें तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब एक्ट चेंज हो गया बेटा, 1956 की जगह 2013 आ चुका है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उस कंपनी की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। सो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कराए? रजिस्टर्ड कराए। विदाउट रजिस्टर्ड द कंपनी हैज नो लीगल आइडेंटिटी, द कंपनी कांट पुट एनी साइन, द कंपनी कांट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी to do registered according to the Companies Act 2013. Okay. The next feature fourth one, perpetual succession. बेटा perpetual succession को continuity भी कहा जाता है। perpetual succession का मतलब होता है continuity। भाई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में continuity रहती है। It means members may come, members may go, there is no effect of the company continues run. इट मीन्स किसी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कॉन्टिन्यूस रन रहती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो मुझे बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता था, इसलिए लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। बट कंपनी में अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ओनर इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इन कंपनी में देयर आर द नंबर ऑफ ओनर्स। ठीक है, अगर वन ओनर की डेथ या इंसॉल्वेंस हो जाती है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंपनी इज आल्सो कंटिन्यूअस रन। सो एक स्टेटमेंट बोली जाती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंपनी इज कंटिन्यूअस रन। कहता कंपनी में भाई इसके मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी तो अपनी कंटिन्यूटी में चलती रहती है। सो यहाँ कंपनी में ऑलवेज कंटिन्यूटी रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन सील।
कॉमन सील का मतलब जैसे अपने स्कूल में स्टैंप नहीं होती है, प्रिंसिपल सर की स्कूल के नाम से स्टैंप होती है, उस स्टैंप को ही कॉमन सील बोला जाता है बेटा। कहता कंपनी, सेकंड पॉइंट से कोरिलेट कर रही हूँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो कंपनी कांट पुट सिग्नेचर, सो कंपनी हैव ए कॉमन सील। व्हेन कंपनी डू कॉन्ट्रैक्ट टू एनी थर्ड पार्टी, सो कंपनी कांट पुट सिग्नेचर ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम कंपनी की कॉमन सील लगा देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, और जैसे ही कंपनी की स्टैंप लग जाती है वैसे ही वो कंपनी का डॉक्यूमेंट कंसिडर कर लिया जाता है, और ये माना जाता है कि ये स्टैंप कंपनी का सिग्नेचर ही है, और जैसे ही स्टैंप लग गई बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल हो जाती है। सो कंपनी हैव ए कॉमन सील, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, सिग्नेचर नहीं कर सकती, सो कंपनी की एक कॉमन सील है जिस पर कंपनी का नेम मेंशन होता है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता है हम उस कॉमन सील को उस डॉक्यूमेंट पे लगा देते हैं, तो कंपनी का नाम ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट पे आ जाता है, और उस डॉक्यूमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल हो जाती है। सो कंपनी हैव ए कॉमन सील। ओके, जैसे मान लो कई बार होता है आरपीएस स्कूल, अब आरपीएस स्कूल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मान लो, समझ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सोचो कि क्या वो साइन करेगा, नहीं, तो उसकी अपनी एक कॉमन सील है, जहाँ पर भी आरपीएस स्कूल की स्टैंप लगानी होती है या कॉमन सील है, तो कोई डॉक्यूमेंट साइन करने होता है तो कंसर्न अथॉरिटी अपनी साइन करती है, और स्टैंप किसकी लग जाती है, आरपीएस स्कूल की लग जाती है। प्रिंसिपल की बात नहीं कर रही मैं, आरपीएस स्कूल की बात कर रही हूँ, आरपीएस स्कूल की स्टैंप लग जाती है। जैसे आरपीएस स्कूल की स्टैंप लग गई तो हम ये मानते हैं आरपीएस स्कूल ने ये डॉक्यूमेंट क्या कर दिया, साइन कर दिया। ऐसे ही बेटा जस्ट कंपनी में होता है, ठीक है। उसके बाद 6 फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कहता है इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन when we want to transfer a share to any other person, then we can easily transfer our shares. We have no need to take the permission of any other shareholders. We have no need to take the permission from the company. We can easily sold our share to third party. So in company organization, we can easily transfer our share one person to another. Because in partnership में था, अगर एक पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाह रहा है तो मुझे रिमेनिंग पार्टनर्स की परमिशन लेनी जरूरी थी। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर भी एग्री नहीं था तो मैं अपने शेयर ट्रांसफर या मैं अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर मैंने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं एंड आई वांट टू ट्रांसफर ए शेयर या आई वांट टू सोल्ड माय शेयर्स टू एनी थर्ड पर्सन, मैं अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहती हूँ, देन वी कैन सोल्ड। वी हैव नो नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द कंपनी। मुझे कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे रिमेनिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ अपने शेयर्स को क्या कर सकती हूँ, किसी भी थर्ड पर्सन को सेल कर सकती हूँ, और जब चाहूँ मैं कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती हूँ। सो इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वी इजीली ट्रांसफर आवर शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वी हैव नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी व्हेन वी वांट टू सोल्ड दी शेयर्स। जब मैं कंपनी के शेयर सेल करना चाहती हूँ तो मुझे कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब बच्चों की कई बार माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैडम ये शेयर्स क्या होते हैं, मैडम ये शेयर्स होते क्या है, कैसे, मतलब हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, बट मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पे धीरे धीरे समझाती जाऊंगी शेयर्स कैसे होते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, ठीक है, और मतलब उन सब के बारे में प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी थोड़ा वेट करो, शेयर्स भी बताऊंगी क्योंकि पूरे टॉपिक में आएगी वो सब चीजें। 7th फीचर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कहता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप और कंट्रोल दोनों सेपरेट होते हैं, यानी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी की कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर द वेरियस ओनर्स and these owners are spread in all over the country, so they can't participate in management work. All these owners is also appoint the directors who do the management work in our company. कहता कंपनी के बहुत सारे ओनर्स होते हैं, जिन जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए बेटा वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। अब इतने सारे ओनर्स कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक ओनर दिल्ली का है, एक नोएडा का है, एक मान लो यूएस रहता है, एक कनाडा रहता है, कहीं कहीं रह रहे हैं, तो इतने सारे ओनर कैसे कंपनी का कंट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि वो तो एक जगह रहे, जहाँ कंपनी का ऑफिस है वहाँ तो रहते ही नहीं है। शेयर्स में किसी भी कंपनी का खरीद सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए वैसे मैं कंपनी की क्या बन गई, ओनर बन गई। अब मेरी बात को सुनो, कहता कंपनी में ओनरशिप और कंट्रोलिंग दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि देयर आर द मोर शेयर होल्डर्स इन कंपनी एंड ऑल दी शेयर होल्डर्स नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट वर्क, so these shareholders appoint the directors who do the management work in our company.
अपॉइंट मैनेजर्स, कहता है ये शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट वर्क करते हैं। सो कंपनी में कभी भी ओनर जो होते हैं वो मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जो ओनर्स हैं वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट होती है, सेम नहीं होती है। कंपनी में कभी भी ओनर खुद मैनेजमेंट नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर करता है और उनको सैलरी देता है, और जबकि ओनर खुद क्या लेते हैं, प्रॉफिट का शेयर लेते हैं। तो कंपनी में जैसे होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस, वहाँ पर तो क्या होता है, ओनर खुद ही मैनेजमेंट कर लेता है। अब ओनर के पास कोई अच्छी नॉलेज और डिग्री नहीं होती तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर पाता, बट कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में ओनर और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होती है, क्योंकि जो ओनर है वो खुद कभी मैनेजमेंट नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो मैनेजमेंट करने के लिए कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करता है और वो पर्सन्स कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बेटा कंट्रोल करने वाले सैलरी होल्डर पर्सन होते हैं और जो ओनर होते हैं वो प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। उसके बाद 8 आता है लिमिटेड लायबिलिटी। कहता है इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर द नंबर ऑफ ओनर्स एंड एवरी ओनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। इट मीन्स देयर इज ए लिमिट फिक्स होती है कि आपको इतनी अमाउंट का लॉस बियर करना, उससे ज़्यादा अमाउंट का लॉस बियर नहीं करना। अगर कंपनी लॉस पे चली जाती है तो भी आप तो एक लिमिट के अमाउंट का ही लॉस बियर करोगे। इसलिए क्यों? क्योंकि एवरी मेंबर्स, एवरी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। दूसरी बात, मैं लिमिटेड लायबिलिटी है तो मैं लिमिट तक का ही लॉस बियर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, कि मैंने कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, ठीक है। यही समझाऊंगी कल आपको कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको लोगों को क्लियर करूंगी। मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए, बेटा एक शेयर 10 रुपए का मिलता है, तो मतलब मैंने कितने रुपए के शेयर परचेज कर लिए, 10,000। तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 तक की होती है। अगर कंपनी को करोड़ों का भी लॉस हो जाता है देन आई विल पे ओनली 10,000 रुपीज। इट मीन्स मेरी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। सिर्फ 10,000 रुपए तक का लॉस बियर करूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर 10,000 में से ₹5,000 आई हैव ऑलरेडी पेड टू द कंपनी, 10 में से अगर 5,000 ऑलरेडी मैंने कंपनी को अगर पे कर दिया है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी, 5,000 तक ही रहेगी, ठीक है। सो इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। नो शेयर होल्डर्स यूज इज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पेमेंट ऑफ कंपनीज लॉसेज, ठीक है। इसमें अगर मैंने 10,000 के शेयर खरीद रखे तो मेरी लायबिलिटी 10, अगर मान लो 5 मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 5,000 पेमेंट करने की होती है। सो इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, भाई कंपनी और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो कंपनी और ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है। आर्टिफिशियल है क्योंकि ह्यूमन की तरह इसका बर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन की तरह सारे काम करती है, इसलिए आर्टिफिशियल। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। कंपनी में कॉन्टिन्यूटी रहती है, मेंबर्स के आने जाने का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सो कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए उसकी एक कॉमन सील होती है जिस पर उसका नेम मेंशन होता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स जब चाहे अपने शेयर्स को परचेज एंड सेल कर सकते हैं, उनको कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी में ओनर्स कभी भी मैनेजमेंट नहीं करते। कंपनी में ओनर्स और मैनेजमेंट, कंट्रोल का मतलब यह मैनेजमेंट है। कंपनी में ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट पर्सन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओनर्स मैनेजमेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिनके बदले में उनको सैलरी देते हैं, और कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो एक लिमिट तक का ही लॉस बियर करते हैं, ठीक है। जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए सिर्फ उनकी लायबिलिटी उतनी अमाउंट बियर करने की होती है, ओके। मैंने एक बार ब्रीफली भी सारी फीचर्स को रिवाइज किया है,
आई होप आप लोगों को ये फीचर्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी. फिर भी if you face any problem in this topic, so please call me and send the message. Definitely I will solve your all doubts. ठीक है. Thank you students. Have a nice day.